Hey guys, what's up? How are you? I'm Satyanarayan, 2019 बैच IPS and I think आप लोग हिस्ट्री पढ़ पढ़ कर बोर हो गए थे, so I thought क्यों ना let's do something interesting. So keeping that in perspective, I thought we should continue with the series which we started as a trial, our art and culture series. So उसके first video में we discussed the 4 World Heritage Sites of Rajasthan. So I thought that many of you are planning to prepare for UPSC or you are already preparing for UPSC and UPSC में all over India की जो साइट्स है उनके बारे में पूछा जाता है, इसलिए why should we not discuss about the World Heritage Site of India, not just Rajasthan. So let's start the video. So before starting the actual discussion, एक बार पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि what is a World Heritage Site, यानी कि World Heritage Site क्या होती है और कौन इनको डिक्लेयर करता है. तो जो पहला वीडियो था इस सीरीज का उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है वो ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कल्चरली या नेचुरली सिग्निफिकेंट हो, यानी कि जो उनकी कल्चरल या नेचुरल इम्पोर्टेंस हो. कल्चरल चीज़ें ऐसी हो सकती है जो हमारी हिस्टोरिक जो बिल्डिंग्स हैं, लाइक दिल्ली का लाल किला हो गया या कुतुब मीनार हो गया, तो इस तरह के जो प्लेसेज हैं वो कल्चरल सिग्निफिकेंस के होते हैं. और जो दूसरा नेचुरल जो सिग्निफिकेंस है उसमें हम कह सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया था, जो केवला देव नेशनल पार्क है, यानी कि ऐसे प्लेसेस जहाँ की जो फ्लोरा फोना जो है, जो वहाँ की जो पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं वो इस तरह के की हैं कि वो बाकी और दुनिया में नहीं मिलते हैं, यानी कि उनका एक एंडेमिक नेचर होता है. सो दीज साइट्स आर आइदर कल्चरल और नेचुरल साइट्स. और उसके बाद में इनको डिक्लेयर जो करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनेस्को. और यूनेस्को एक यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक आप लोगों को पता होगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर नहीं पता है तो गूगल कर लें थोड़ा और उसके बाद में राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, सो यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट. उसके बाद में जो 1972 का जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो भी वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट जो हेरिटेज वाले प्लेसेस हैं, जो भी साइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको कंजर्व किया जाएगा. और उसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो 1972 में यूएन ने पास किया था. और इसके बाद में एक कमेटी बनाई थी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. जो कमेटी जो है वो इन साइट्स के बारे में देखती है, उनकी सिग्निफिकेंस को देखती है, उसके बारे में स्टडी करती है. और फिर अगर उसको लगता है कि ये एक ऐसी साइट है जिसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए और ये वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट होना चाहिए, यानी कि वो विश्व धरोहर जो है उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ये कमेटी डिसाइड करती है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है. सो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इसका लोगो ये है और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो डिक्लेयर करती है. उसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो है वो इंडिया में जो टोटल है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से जो 30 हैं वो कल्चरल हैं, 7 जो है वो नेचुरल है और एक साइट ऐसी है जो मिक्स्ड है. पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया की. सो द आंसर इज कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं. सो आई थिंक भारती है जिन्होंने इसका सही जवाब दिया था. सो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड लाइक यू पीपल टू कमेंट मोर एंड मोर क्वेश्चंस विच आई आस्क इन द ड्यूरिंग द डिस्कशन, बिकॉज वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र. सो अजंता केव्स जो हैं आप लोगों ने इनके बारे में पहले भी जाना होगा और थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अजंता केव्स जो हैं वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी लंबे पीरियड के टाइम पे हुआ है. इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था लगभग 2nd सेंचुरी बीसी में और उसके बाद में लगभग जो 6th सेंचुरी एडी है तब तक उसका कंस्ट्रक्शन चला था. तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. ये जो केव्स हैं वो रॉक कट केव्स हैं, यानी कि जो चट्टानें जो होती है, जो रॉक्स जो होती हैं, उनमें से इनको खोद कर बनाया गया है. तो ये रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं. टोटल देर आर 31 केव्स और ये जो जितनी भी सारी केव्स हैं दे ऑल आर बुद्धिस्ट केव्स, यानी कि जो बौद्ध धर्म जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्कल्पचर्स पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है. और जो बौद्ध अनुयायी जो होते थे 2nd सेंचुरी से लगभग हम कह सकते हैं 6th सेंचुरी एडी तक, वो वहाँ पर जाते थे, विजिट करते थे और वो उनके लिए इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस होता था.
तो ये जो है इनको 2 फेज में बनाया गया है इन सारी केव्स को, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चट्टान को काटकर उसमें से एक गुफा या केव बनाना इतना आसान काम नहीं है, उसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो जो इसका पहला जो टाइम पीरियड है या जो पहला जो फेज है, वो हम ऐसा माना जाता है कि जो सम्राट अशोक जो है उसके टाइम पीरियड पर इनका निर्माण शुरू हुआ था, और उसके बाद में इनमें जो फर्दर एडिशंस है वो लगभग 5वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास हुए थे, जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित था, यानी कि जो है गुप्ता पीरियड वॉज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया। और ये जो केव्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज भी यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं, यानी कि ये पेंटिंग्स जो हैं वो इतनी टेक्निकली बनाई गई है, इतनी टेक्निकली साउंड है कि वो अभी भी जो एक नेचुरली जो फेड अवे जो होती है, कोई भी पेंटिंग हम बनाते हैं वो टाइम के साथ जो कलर में हल्की हो जाती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है और ये नेचुरली प्रिजर्व्ड है। सो दिस इज फेमस फॉर द फ्रेस्को पेंटिंग्स। फ्रेस्को पेंटिंग्स यानी जो वॉल पर जो बनाई जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग है अजंता केव्स की, इसका नाम है पद्म पाणी, और यूपीएससी ने 2017 या 18 में भी ये पूछ लिया है कि पद्म पाणी जो है वो कौन सी केव में है या फिर कौन सी साइट पे हैं। तो यू पीपल शुड रिमेम्बर दैट कि अजंता में जो है वो पद्म पाणी की पेंटिंग है, और ये एक बुद्धिस्ट बोधिसत्व होते हैं। बोधिसत्व वो होते हैं जो बुद्धा नहीं होते, लेकिन ऐसे बुद्धिस्ट सन्यासी या साधु जो बाकी लोगों को जो निर्वाण अटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बोधिसत्व एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो ऐसे लोग होते हैं जो बाकी लोगों को निर्वाण अटेन करने के लिए, यानी कि बाकी लोगों को निर्वाण लेने के लिए वो मदद करते हैं। तो दे आर कॉल्ड नोबल सोल्स, वो बहुत ही अच्छे इंसान कहे जाते हैं। और पद्म पाणी जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो पहले बोधिसत्व थे। तो इस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड द अजंता केव। नेक्स्ट इज आर एलोरा। सो एलोरा केव्स जो हैं वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही हैं, एंड दे आर नॉट मच फार फ्रॉम एलोरा केव्स, सॉरी अजंता केव्स। और इनका जो निर्माण है वो लगभग 6ठी सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में हुआ है, और एक ओवरऑल 2 किलोमीटर की लेंथ तक एक रॉक्स जो हैं उसको काट कर ये 34 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स इनसे बनाए गए हैं। तो एक कंटिन्यूस जो रॉक है उसके अंदर खोदकर अलग अलग केव्स और मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं, और ये जो केव्स और जो मोनेस्ट्रीज हैं वो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म, यानी कि जो बुद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है और जैन धर्म जो है, इन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तीनों धर्मों से रिलेटेड जो पेंटिंग्स या जो स्कल्पचर्स वगैरह है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे हिंदू टेम्पल भी है, और इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट जो टेम्पल है वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। सो ये भी लगभग 7वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, और ये जो एक पूरा टेम्पल है वो बहुत ही बड़ा है, और ये पूरा एक ही सिंगल केव को काटकर रॉक को काटकर बनाया गया है। यानी जो इसका जो टॉप पोर्शन है यहाँ से इसको रॉक को काटना शुरू किया, और उसके बाद में ग्रेजुअली जो है वो नीचे की तरफ इस पूरी रॉक को काटकर एक ये बहुत ही मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही भव्य मंदिर रॉक को काटकर बनाया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू पीपल शुड रिमेम्बर दैट कि इसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो राष्ट्रकूट शासक है कृष्णा, उनके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यू शुड रिमेम्बर दिस। सो एलोरा की जो केव्स हैं दे आर ऑल्सो सिमिलर टू अजंता केव्स। वहां पर भी 31 केव्स थी, यहाँ पे टोटल 34 मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स हैं, यानी कि 34 केव्स हैं। उसके बाद में जो है हम कह सकते हैं जो एलोरा की जो केव्स है दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा मिडिएवल इंडिया से जो पहले का जो हमारा एंशिएंट इंडिया है, तो उस टाइम की एक आर्टिस्टिक क्रिएशन का रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक प्रतिबिंब है। सो नेक्स्ट मूव। सो नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र इज एलिफेंटा केव्स। टोटल महाराष्ट्र में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहली अजंता केव्स, दूसरी एलोरा केव्स, तीसरी एलिफेंटा केव्स। सो जो एलिफेंटा केव्स हैं वो मुंबई के पास एक एलिफेंटा आइलैंड है, वहाँ पे ये केव्स जो है वो एक रॉक को काट के बनाई गई है। और यहाँ जो है वो मेनली पहला जो ग्रुप है वो है
हिंदू केव्स का, वहाँ पे 5 हिंदू गुफाएं हैं, और जो दूसरा ग्रुप है वो है बुद्धिस्ट केव्स है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो केव्स हैं। ये यहाँ हम देख सकते हैं कि ये भगवान जो त्रिमूर्ति बनाई गई है, भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं हिंदुइज्म में, तो ये उनकी मूर्ति है जो कि एलिफेंटा की फेमस स्कल्पचर है। और ये जो यहाँ पे जो हिंदू धर्म से जो रिलेटेड है वो भगवान शिव के उपासना के जो अनुयायी होते थे उन लोगों ने इस भगवान शिव को ये डेडिकेट किया है, हम देख सकते हैं। सो दिस इज मेनली रिलेटेड टू द शिवा हिंदू सेक्ट। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड 3 rock caves of Ajanta, Ellora and Elephanta. I have also mentioned the year in which they have been included in the world list of World Heritage Sites, but that is not that much important, so इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। And the next in Maharashtra is छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी कि जो CST जो है मुंबई का। So ये जो हमारा सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है और वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया है, यू कैन सी इट हियर। और इसका जो डिज़ाइन है वो सन 1887-1888 में फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, ही वॉज आर्किटेक्ट, और उसने इसका डिज़ाइन बनाया था। और जब इसको बनाने में लगभग 10 साल लग गए थे, और जब ये बन के कम्प्लीट हुआ था तो इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था। विक्टोरिया इसलिए क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको डेडिकेट ये किया गया था। और इसका जो स्टाइल है वो है गोथिक स्टाइल। तो ये गोथिक स्टाइल जो है वो यूरोप में लगभग 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में डेवलप हुआ था। और आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं आपको जनरली यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलेगी, जिनमें इनका जो टॉप जो होता है वो एक आर्क टाइप का होता है, यानी कि जो मीनार होती है वो बहुत ही शार्प मीनारेट टाइप की जो होती है, इस तरह के जो इसके फीचर्स हैं। और उसके बाद में जो इसका वोल्ट होता है वो जो इस तरीके का होता है, जो इसके अंदर का जो पोर्शन होता है जिसको हम गैलरी जो कहते हैं वो इस तरीके की होती है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे मेनली इंडिया में बनाए गए थे। सो इसको हम गोथिक स्टाइल कहते हैं। हम देखेंगे कि आगे जो गोवा के जो चर्चेज हैं उनमें भी इस स्टाइल का यूज़ हुआ है। और 1996 में यानी कि 1996 में जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसकी एक पॉलिसी थी कि जो भी ब्रिटिशर्स ने जो बनवाए हैं आर्किटेक्चर या जो भी प्लेसेस जिनके नाम उनके नाम पर रखे गए हैं उनको रीनेम करना है इंडियन नेम से। और उसके फलस्वरूप इसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम के पीछे रखा गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सो दिस इज वन ऑफ द busiest railway stations in India. The last World Heritage Site from the state of Maharashtra is the Victorian and the Art Deco ensemble of Mumbai. यानी कि ब्रिटिशर्स का जो इम्पोर्टेंट लोकेशन था मुंबई, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई है जो कि आर्किटेक्चर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ विक्टोरियन गोथिक, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि ये यूरोप की एक आर्किटेक्चर स्टाइल है। और जो डेको बिल्डिंग्स है उसका ये एक कलेक्शन है। और जो मेनली इसमें जो है 4 बिल्डिंग्स जो हैं दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो 4 बिल्डिंग कौन कौन सी है? बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। राजबाई क्लॉक टावर है, इरोज सिनेमा है, इरोज सिनेमा का पिक्चर आई हैव इंक्लूडेड इन द स्लाइड, एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो ये इनका जो डिफरेंट आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है उसकी वजह से इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2018 में इंक्लूड किया था। So we have covered the 5 World Heritage Sites from the state of Maharashtra. Now let's move ahead. So now from Maharashtra we move to Gujarat, and जो गुजरात की जो पहली World Heritage Site है उसका नाम है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। So एक ये एंशियंट टाइम की इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड लिविंग कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टीज के साथ साथ It shows the impressive landscape which includes prehistoric Chalcolithic sites. So इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले अनएक्सकेवेटेड था, यानी कि इसकी खुदाई नहीं हुई थी। उसके बाद में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खुदाई करी और यहाँ पे जो पुरानी हमारी सिविलाइजेशन जो है उससे रिलेटेड बिल्डिंग्स और फोर्ट्स वगैरह जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। तो ये गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पहाड़ी पर जो है वो एक हिंदू टेम्पल बना हुआ है, यानी ये जो एक पावागढ़ की पहाड़ी है और ये एक जो है हिंदू टेम्पल है। उसके साथ साथ इट ऑल्सो कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ द 16th सेंचुरी कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। तो जो गुजरात का जो 16th सेंचुरी के टाइम की जो यहाँ की डायनेस्टी थी ये उसकी कैपिटल थी, यानी कि राजधानी थी। और उसी टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन या निर्माण हुआ था।
सो ये जो है वो एक यहाँ की इम्पोर्टेंट फेमस मस्जिद है और इस तरह से ये चंपानेर में है. सो वी कैन से दैट द साइट ऑल्सो इंक्लूड्स फोर्टिफिकेशंस यानी कि फोर्ट्स, पैलेसेस महल, रिलीजियस बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मस्जिद्स, residential precincts, agricultural structures, water installations. They were constructed from 8th century to the 14th century. So इस तरीके से जो चंपानेर पावागढ़ की जो important site है, that this has also been included in the World Heritage list. So next move ahead. 2014 में जो है गुजरात में रानी की वाव है, पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहाँ पर रानी की वाव है. वहाँ जो रानी की वाव है उसको 11th सेंचुरी के आसपास जो चालुक्य डायनेस्टी है उसकी एक क्वीन थी उदयामती, उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था. और ये जो है वो सरस्वती रिवर के जो है किनारे पे बसी हुई है. सो ये रानी की वाव क्या है? बेसिकली दिस इज एन इन्वर्टेड टेम्पल, यानी कि हम जनरली जो कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं वो ग्राउंड के ऊपर की तरफ बनाते हैं, चाहे टेम्पल हो या कुछ भी हो, हम इसको ग्राउंड के ऊपर बनाते हैं. लेकिन ये जो है वो इसको ग्राउंड के नीचे की तरफ बनाया गया है और उसकी वजह से दिस टेक्स द शेप ऑफ अ लाइक एक जो बावड़ी होती है उसकी ये शेप ले लेता है. तो ये जो है इसमें 7 स्टोरे है, यानी कि 7 अलग अलग मंजिल हैं. इसमें 1 2 3 इस तरह से दिखती है, तो टोटल इसमें 7 मंजिला है. और उसके बाद में जो है इसकी डिस्कवरी जो है वो 1940 में हुई थी, यानी कि उसके पहले जो है ये इसके बारे में पता नहीं था. और इसको जो है 1980s में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो इंडिया में जो इम्पोर्टेंट साइट्स होती है उनको प्रिजर्व करने का काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको रीडिस्कवर किया था और उसके बाद में लाइक प्रिजर्वेशन के लिए इसको सेफ रखा था. और हम कह सकते हैं कि दिस इज द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड्स एंड डिजाइन्ड एज एन इन्वर्टेड टेम्पल. तो जो हम उल्टे जो मंदिर देखते हैं या जो इन्वर्टेड टेम्पल देखते हैं, ये उसका एक दृष्टांत उदाहरण है, यानी कि एक शानदार नमूना है. और दिस स्टेप वेल इज डिवाइडेड इनटू 7 लेवल्स. मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें 7 अलग अलग लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है विद स्कल्पचरल पैनल्स, यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं. सो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. सो द पीपल हु आर विजिटिंग द गुजरात, प्लीज विजिट दिस प्लेस रानी की वाव इन पाटन. एंड इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है वो है कि यहाँ पे जो ये स्कल्पचर्स हैं इसमें विष्णु के 10 अवतार जो होते हैं, 10 डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु. सो वो तो जो 10 अवतार के जो स्कल्पचर्स हैं वो यहाँ पर दे कैन बी सीन. सो दिस इज द सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम गुजरात. एंड जो थर्ड है वो द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद. सो एज वी ऑल नो दैट कि जो अहमदाबाद का इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक सिटी है और इसकी जो फाउंडेशन है वो 15th सेंचुरी में गुजरात के रूलर सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने रखी थी. और उस टाइम पे इन्होंने जो है एक बीच में सेंटर में फोर्ट बनाया था और उसके चारों तरफ इसको जो है वो दीवार कंस्ट्रक्ट करवा के और इसको एक तरह से फोर्टिफाइड सिटी करवाया था. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इसका जो ये एक्सपेंशन है वो और ज़्यादा बाहर की तरफ फैलता गया और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में इसमें एक और दीवार कंस्ट्रक्ट करवाई गई. तो इस तरीके से अहमदाबाद को जो है वो फोर्टिफाइड सिटी कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद. तो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये 15th सेंचुरी में सुल्तान अहमद शाह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था या एस्टेब्लिश किया था. और ये जो है वो साबरमती नदी के किनारे हैं. आप सभी जानते हैं जो गांधी जी का आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे बना हुआ था. सो वी कैन रिमेम्बर इट फ्रॉम दैट. उसके साथ साथ जो है ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इट प्रेजेंट्स अ रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज फ्रॉम द सल्तनत पीरियड. तो जो सल्तनत पीरियड के टाइम का जो आर्किटेक्चर है, यानी कि जो स्थापत्य कला है, उसका एक उत्कृष्ट नमूना है. और जो बीच में जो सेंटर में फोर्ट जो बनवाया गया था उसका नाम था भद्रा फोर्ट. और इस भद्रा फोर्ट के चारों तरफ जो है वो अलग अलग गेट्स और दीवारें बनाई गई थी. एंड द न्यूमरस मॉस्क एंड टॉम्ब्स एज वेल एज द इम्पोर्टेंट हिंदू एंड जैन टेम्पल्स. तो यानी इसके साथ साथ जो गेट्स बनवाए गए थे, दीवार बनाई गई थी, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट हिंदू मंदिर और मस्जिद्स वगैरह भी थी, साथ में जैन टेम्पल्स भी थे. तो सन 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन है उसने वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है उसने अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 5 साइट्स ऑफ महाराष्ट्र and 3 sites of Gujarat. So let's move ahead. So before proceeding further, let's discuss one or two things. So जो पहली बात ये है कि all these sites, ये जितनी भी World Heritage sites we are discussing right now, they are important sites for architecture and sculpture
आर्ट फॉर्म्स, यानी कि जो स्थापत्य कला जो होती है और जो शिल्प कला होती है, उसकी दृष्टि से ये सारी की सारी जो साइट्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इनमें से बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आगरा फोर्ट जो है उसके बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ताजमहल वगैरह जो है या लाल किला जो है दिल्ली का, इनके बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं। बट माई एफर्ट इज दैट जो जिन साइट्स के बारे में आप नहीं जानते हैं उनके बारे में वी शुड रिमेंबर द बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि कब वो कंस्ट्रक्ट की गई और हु वाज द पर्सन, द मेन फोर्स बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन, और उसकी जो सिग्निफिकेंस क्या है। हमें हर साइट के बारे में दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज इन एग्जाम देर आर 2 or 3 statements given about a particular site and they ask true or false type of questions in UPSC and in RPSC and other exams they ask directly questions, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर किसने बनवाई, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब हम गुजरात से चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। द फर्स्ट साइट फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज आगरा फोर्ट। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में जो मुगल रूलर्स हैं उन्होंने करवाया था। और जो आगरा फोर्ट है इट इज़ ए रेड सैंडस्टोन, यानी कि जो लाल बलुआ पत्थर होता है उसमें करवाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में भी कि एक लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसके चारों तरफ एक गहरी खाई है, और उस खाई के जो बीच में जितना भी कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे महल, टावर्स और मस्जिद वगैरह हैं। तो उनमें जो प्रोमिनेंट हैं उनके नाम है खास महल, शीश महल, मुहम्मद बुर्जे, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में हैं। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, इन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। और जो इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो जो पर्शियन स्टाइल जो होता है, यानी कि जो ईरान साइड का जो स्टाइल है और जो इंडियन स्टाइल जो है उसका मिक्सचर है, यानी कि जो भारतीय स्थापत्य कला के जो आर्ट फॉर्म्स हैं और जो पर्शियन स्थापत्य कला की जो आर्ट फॉर्म्स है उन दोनों का ये मिक्सचर है। और हम देखेंगे कि जो मोस्टली जो मुगल बिल्डिंग्स है उन सब में हम ये वाला एलिमेंट कॉमन पाएंगे, क्योंकि जो मुगल्स हैं वो लगभग पर्शिया और उधर की तरफ से आते हैं, तो वो जो इंडिया की जो स्टाइल थी उसके साथ एक सिंथेटिक स्टाइल जो है वो अराइज होती है। सो लेट्स मूव अहेड एंड द नेक्स्ट साइट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ताजमहल, जिसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। शाहजहां ने बनवाया था 17th सेंचुरी में, और उसको बनाने में लगभग 16 साल लग गए थे। इसमें भी जो पर्शियन, इस्लामिक और जो इंडियन आर्किटेक्चर जो स्टाइल है उनका मिक्सचर है। आप जानते हैं इसको वाइट मार्बल में बनवाया गया है, दैट ऑल यू नो। और जो इसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम है अहमद लाहौरी। दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो, इसलिए थोड़ा सा नाम याद रख लेना ठीक है। अहमद लाहौरी इज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। और उसके बाद में जो है हमने ओवरऑल ताजमहल तो देखा, लेकिन अगर हम इसको बारीकी से देखें तो हमें पता लगता है कि इसमें जो स्कल्पचरल जो फॉर्म्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट है, यानी कि ये जो पूरा पत्थर है इसको बहुत ही महीन तरीके से स्कल्प्ट किया गया है। और हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग मल्टीपल कलर्स के पॉलीक्रोमेटिक पेट्रा ड्यूरा, इसको जिसको हिंदी में हम परचिनकारी कहते हैं, उस डिजाइन में ये बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी जो फूल पत्तियां हैं और ये सब यहाँ पे उकेरी गई हैं और मल्टीपल कलर्स में। आप इस फोटो में ज़्यादा बेटर तरीके से देख सकते हैं। आप लोगों को 2 वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना है, वन इज पेट्रा ड्यूरा जिसको परचिनकारी कहते हैं, और जो है अरेबिस्क, यानी कि जो ये फूल पत्तियां जो उकेरी गई हैं इनको अरेबिस्क कहते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से ये जो स्टाइल है इसकी वजह से ताजमहल जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, और जो ताजमहल की ब्यूटी है उसका राज जो है वो यही आर्टिस्टिक डिज़ाइन है। I do not think that there is much to talk about Taj Mahal, बहुत ही कॉमन है, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। Let's move ahead. The next place about which we are going to discuss is फतेहपुर सीकरी। We all know that ये आगरा के पास है, और जो मुगल एम्परर अकबर है he himself constructed this site, यानी अकबर ने खुद का इसका निर्माण करवाया था। और 14 वर्ष तक ये जो मुगल साम्राज्य जो है उसकी सीट थी, यानी कि जो कैपिटल थी, लेकिन बाद में यहाँ से जो कैपिटल को है शिफ्ट कर लिया गया था। तो अकबर ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाने का निर्णय 1571 में इसलिए लिया क्योंकि जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो है उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि
उनका जो बेटा जो होगा जहांगीर, वो किस पर्टिकुलर प्लेस पे होगा और किस जगह पे होगा, तो उस जगह को उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया था, पवित्र बताया था, और उस जगह पर उनकी इस वाली बात को कमोमोरेट करने के लिए उन्होंने इस पूरा जो फतेहपुर सीकरी जो कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण करवाया था। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, लेट्स हैव अ लुक एट देम। बुलंद दरवाजा है जो उन्होंने मालवा की जीत पर बनवाया था, वी ऑल हैव सीन दैट। उसके साथ साथ जो पिक्चर मैंने इंक्लूड किया है दैट इज पंचमहल, यानी कि इसमें 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 1 2 3 4 और 5। ऐसा कहा जाता है कि ये बिल्डिंग जो उनकी हिंदू जो क्वीन थी, जो आमेर की जो क्वीन थी, उसके लिए इसका निर्माण करवाया था। उसके अलावा इसमें जो शेख सलीम चिश्ती है उनकी दरगाह भी है। तो इस तरीके से फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया प्लेस है, और आज भी ये रिलीजियस प्लेस है क्योंकि जो शेख सलीम चिश्ती है उनकी दरगाह वहीं पर है। अब उत्तर प्रदेश के बाद में चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो अब तक हमने 5 साइट्स महाराष्ट्र की, 3 साइट्स गुजरात की और 3 साइट्स जो है वो उत्तर प्रदेश की डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इज दिल्ली। सो दिल्ली में जो हुमायूं का जो मकबरा है यानी हुमायूंस टॉम्ब, दैट इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1570 में हुमायूं की जो बेगम जो थी, जो विधवा हो चुकी थी हुमायूं की मौत के पश्चात, उसने इसका निर्माण करवाया था, और उसका नाम था हाजी बेगम या बीगा बेगम। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल वी शुड रिमेंबर इट। और इसका भी जो हम देखेंगे कि जो मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसमें कि दोनों इस्लामिक और जो पर्शियन स्टाइल है उसका इंडियन स्टाइल के साथ सिंथेसिस है, तो वी कैन सी दैट कि मोस्टली जो मुगल बिल्डिंग्स है वो सब एक ही तरह की स्थापत्य कला के नमूने हैं। और बिकॉज ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है इसलिए इसको नेक्रोपोलिस ऑफ द मुगल डायनेस्टी भी कहा जाता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है विच वी शुड रिमेंबर। उसके अलावा यहाँ पर हुमायूं के साथ साथ 150 जो और रॉयल डायनेस्टी के जो लोग थे या उन जो रॉयल फैमिली के जो लोग थे उनके टॉम्ब्स यानी मकबरे भी यहीं पर हैं। मुझे बार बार अकबर का नाम याद आ रहा है बिकॉज अभी भी पिछली स्लाइड दिमाग में चल रही है, सो आई थिंक अकबर का नाम निकालना पड़ेगा, हुमायूं का नाम डालना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में ये जो कंस्ट्रक्ट जो करवाया गया है जो इम्पोर्टेंट प्लेस है उसको जो स्टाइल है वो है 4 बाग स्टाइल, यानी कि इस तरीके का कुछ एक प्लेस होता था कि यहाँ पे 4 अलग अलग गार्डन होंगे चारों तरफ और बीच में जो है वो गलियारे वगैरह बनाए हुए होते हैं, तो इसको कहते हैं 4 बाग स्टाइल। और इसमें जैसे फवारे वगैरह चारों तरफ बनाए हुए होते थे विच वी हैव ऑल सीन इन द मूवीज। आप यहाँ पे भी इसमें भी देख सकते हैं, जैसे एक गलियारा ये है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, सो इसको 4 बाग स्टाइल कहते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 4 बाग स्टाइल है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है या किस चीज़ से संबंधित है। सो वी शुड रिमेंबर दैट कि जो मुगल आर्किटेक्चर है उससे ये रिलेटेड हैं, और जो मोस्टली मुगल बिल्डिंग्स जो बनी हुई है वो 4 बाग स्टाइल में बनी हुई है। उसके साथ साथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर चैनल्स हैं, एक पेविलियन भी है, और वहाँ पे जो बाथ टब टाइप की चीज़ें भी हैं। सो दोज पीपल हु आर विजिटिंग दिल्ली दे मस्ट विजिट हुमायूंस टॉम्ब, इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। आफ्टर हुमायूंस टॉम्ब लेट्स डिस्कस कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। सो कुतुब मीनार का नाम भी हम सब ने सुना है, एक बहुत ही ऊंचा यानी कि 72.5 सेंटीमीटर का लाल बलुआ पत्थर में जो बनाया गया एक बिल्डिंग है, वी कैन सी इट इन द पिक्चर। इसका निर्माण जो है वो अलग अलग फेज में हुआ है। इसका निर्माण जो शुरू करवाया था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इसका 1192 में इसका निर्माण शुरू करवाया, और इसका आधा अधूरा निर्माण हो पाया था जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो किंग था अगला इल्तुतमिश, उसने इसके निर्माण को आगे बढ़ाया, और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने इसमें अलाई दरवाजा जो है वो लगवाया था, जिसको हम अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। उसके अलावा इसमें अलाई मीनार है जो कंप्लीट नहीं है, और उसके अलावा जो है वो कुतुब उल इस्लाम मॉस्क है, यानी कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नाम है, वी शुड रिमेंबर इट। उसके अलावा जो इल्तुतमिश है उसका मकबरा भी यहाँ पर है, और एक जो है इम्पोर्टेंट आयरन पिलर, आप एक बार गूगल पर जरूर इसकी फोटो देखें, आयरन पिलर एट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ये आयरन पिलर जो है ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त टू, उनके टाइम पे बनाया हुआ वो आयरन पिलर है, और वो वहां से दिल्ली लेके आया गया था जब दिल्ली में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का जब शासन काल था।
तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पिलर, एक बार आप इसके बारे में जरूर गूगल करें। सो ये जो जितनी भी सारी साइट्स वी हैव डिस्कस्ड, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स मूव अहेड। लाल किला कॉम्प्लेक्स, आप सभी जानते हैं लाल किला दिल्ली में है। 17th सेंचुरी में ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल उसने पहले आगरा में बनवाया, और जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर ली गई थी तो जो शाहजहांबाद जो बसाया गया था उसकी राजधानी के तौर पर उसने रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाया था। तो इट रिप्रेजेंट्स द ग्लोरी ऑफ द मुगल रूल, क्योंकि लाल किला जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग है, आप देखेंगे कि जो मुगल आर्किटेक्चर है वो अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंच गया था, यानी कि ताजमहल और लाल किला। उसके बाद में इट इज कंसिडर्ड द हाई पॉइंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चरल आर्टिस्टिक एस्थेटिक क्रिएटिविटी, कि जो इस टाइम के जो आर्टिस्ट्स वगैरह जो थे वो बहुत ही क्रिएटिव थे, और विच वी कैन सी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट। मैनी ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड रेड फोर्ट इन दिल्ली। अगर नहीं तो अगली बार जब दिल्ली जाएं तो जरूर लाल किला देखें। उसके अलावा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस सो मेनी टाइम्स कि जो भी मुगल बिल्डिंग्स हैं उन सब में हमें पर्शियन और जो इंडियन स्टाइल जो है उन दोनों का सिंथेसिस यानी कि मिश्रण देखने को मिलता है। सो वी शुड नॉट रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन, बट जो भी मुगल बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है जनरली वी कैन सेफली से दैट कि उसमें इंडियन और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उन दोनों का मिक्सचर है। उसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ जो लाल किला है वही नहीं है, उसके अलावा जो एक और दूसरा छोटा सा किला है उसका नाम है सलीमगढ़ फोर्ट, जो कि इस्लाम शाह सूरी उन्होंने बनवाया था 1546 में, वो भी लाल किला के पास ही है। और उसके बाद में जो है ये मोती मस्जिद और दीवाने आम दीवाने खास जो महल हैं ये सब लाल किला कॉम्प्लेक्स के ही पार्ट हैं। सो आई हैव पुट द इमेज ऑफ मोती मस्जिद विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्हाइट मार्बल बिल्डिंग which is near to the red fort. I have not deliberately put the red fort का picture because you all know that, so उसको याद रखने में इतना कोई फायदा नहीं है, क्यों ना एक दूसरी चीज याद रखी जाए। उसके अलावा दीवाने आम और दीवाने खास, आप ये वाली चीज भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ मुगल फोर्ट्स जो हैं, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो चाहे वो आगरा का किला हो, वहां पर आप देखेंगे कि दीवाने आम और दीवाने खास करके दो अलग अलग महल होंगे। दीवाने आम में जो ऑर्डिनरी या जो कॉमन पीपल है वो आ सकते थे, और वहाँ पे जो बैठ के जो सम्राट होता था वो उनकी बातों को सुनता था, और जो दीवाने खास जो है वहाँ पर सिर्फ जो मंत्री परिषद के जो लोग होते थे वही बैठ के डिस्कस कर सकते थे, और सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता था उसमें जाना। तो दीवाने आम दीवाने खास दे आर पार्ट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। सो इस तरीके से वी हैव कवर्ड ऑल 3 साइड्स ऑफ दिल्ली, हुमायूं का मकबरा, Qutub Minar complex and Lal Killa complex. So now we move from Delhi to Madhya Pradesh यानी MP. So the first site from Madhya Pradesh is Khajuraho group of monuments. They are beautiful temples. They are constructed during the 10th and the 11th century by the Chandel dynasty rulers. यानी कि जो चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, और दे आर द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द स्कल्पचरल आर्ट, यानी कि जो शिल्प कला जो होती है वो उसके उत्कृष्ट नमूने हैं। और यहाँ पर जो है वो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित मंदिर हैं, और जो इसका उत्कृष्ट जो सबसे उदाहरण है या जो सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर वाला टेम्पल है वो है कांड्रिया महादेव टेम्पल। सो इन 1986 रिकॉग्नाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस, WHC यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है दैट गिव इट द टैग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड इट इज लोकेटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो आई थिंक यही इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, हिंदू और जैन दोनों धर्म के मंदिर है यहाँ पर, और जो है कांड्रिया महादेव का मंदिर जो है वो इम्पोर्टेंट मंदिर है। दिस इज द इमेज ऑफ कांड्रिया महादेव मंदिर। ये वन मोर थिंग इज दैट जो नॉर्थ इंडिया की जो टेम्पल आर्किटेक्चर शैली जो है, यानी कि जिसको हम नगर शैली के नाम से जानते हैं, ये उस शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें जो मंदिर का जो शिखर होता है वो गर्भगृह के ऊपर होता है। गर्भगृह यानी कि जहाँ पे जो देवता निवास करते हैं वो वाला पार्ट, उसके बाद में ये शिखर जो बहुत ही ऊंचा होता है, और उसके जो सामने के जो मंडप होते हैं उनके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको जगमोहन कहते हैं। और जो भी ये मंडप वगैरह होते हैं, भोग मंडप, अलग अलग तरीके के मंडप होते हैं, कला मंडप, भोग मंडप। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नागर शैली ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि जो मंदिर स्थापत्य कला की जो नगर शैली है या नागर शैली है उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। वी कैन राइट इट इन एनी ऑफ द एग्जाम। सेकेंड साइट विच इज important from Madhya Pradesh is
बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। तो हम सांची जानते हैं विदिशा के पास में एक छोटा सा शहर है, लेकिन भोपाल से 45 किलोमीटर है। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सांची स्तूपा एंड जो और बाकी जो छोटे छोटे स्तूपाज हैं उनकी वजह से। तो ये जो जितने भी सारे बुद्धिस्ट स्तूपाज जो हैं उनका निर्माण लगभग 200 BC से 100 BC के बीच में माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो सबसे प्रारंभ में जो स्तूपा बनवाया गया था, वो जब बुद्धा की मृत्यु हो गई थी, तो जो बुद्धा के जो अवशेष थे, यानी कि जो उसकी रिलिक्स थी, उन रिलिक्स के ऊपर यहाँ पर एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बनवाया गया था जिसको स्तूपा कहा गया। और जब अशोक, who is the emperor of the Mauryan dynasty, when he came to the power, he constructed a beautiful stupa over this site. So these stupas have been constructed during the 2nd century and 1st century BC that I have already discussed. और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि इस पे जो पिलर्स और जो टेम्पल्स वगैरह हैं, यहाँ पे बहुत ही शानदार उत्कृष्ट तरीके से स्कल्पचर्स डिजाइंड हैं। ये हम देख सकते हैं कि बैठा हुआ शेर है, और ये जो स्कल्पचर्स हैं दे आर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। सो ये बुद्धिस्ट स्कल्पचरल आर्ट के एक इम्पोर्टेंट साइट है। और जो इसकी डिस्कवरी है वो सिर्फ 1818 में ही जाके हो पाई थी, यानी इसके पहले जो है इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता था। और उसके बाद में यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करके लगभग 50 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। सो वी शुड रिमेंबर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट इट। द सेकंड साइट फ्रॉम मध्य प्रदेश इज रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। सो जो भीमबेटका है वो रॉक केव्स हैं, यानी कि नेचुरल केव्स जो होती हैं, अलग अलग पत्थर पहाड़ जो हैं उनमें नेचुरली तरीके से जो केव्स बनती हैं, यानी कि दो आपकी चट्टानें इस तरह से हैं और एक चट्टान इसके ऊपर आ गई, यहाँ पे जो नेचुरल जो केव बनती हैं इस तरीके की जो केव है उनका उदाहरण है भीमबेटका। तो ये जो भीमबेटका है वो जो विंध्या रेंज है उसकी फुट हिल्स में है मध्य प्रदेश में, और दे आर द नेचुरल रॉक शेल्टर्स। और जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लोग थे, जब लोग जंगलों में रहते थे और आदि मानव का जीवन जीते थे, उस वक्त वहाँ पे उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई है। और उन पेंटिंग्स में मुख्यतः जो उनकी डेली लाइफस्टाइल जो होती थी, किस तरह से वो जीते थे, किस तरह से जानवरों का शिकार करते थे, इस तरीके की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई है जो आज भी मौजूद हैं। तो दे आर एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द एंशिएंट पेंटिंग्स। तो जब हम पेंटिंग्स को अलग से पढ़ेंगे तो वी शेल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। However, for the time being, we should remember that they are the convergence. There is a convergence of what? The people, यानी कि जो लोग और जो उनका लैंडस्केप है जिसमें वो रह रहे हैं, तो उसके बीच का जो एक समन्वय है वो इनमें दर्शाया गया है। उसके अलावा द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस साइट इज दैट इसकी जो डिस्कवरी है वो 1957 में ही हो पाई थी, उसके पहले इनके बारे में पता नहीं था। एंड दे आर ए टोटल 5 क्लस्टर्स ऑफ रॉक शेल्टर्स, यानी ये जो पूरा एरिया है इसमें 5 अलग अलग गुफा ग्रुप्स हैं। और वहाँ पे देर आर डिफरेंट मल्टीपल पेंटिंग्स दैट आर इन्फर्ड टू डेट फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि पाषाण काल से लेकर हिस्टोरिकल पीरियड जो है उस टाइम तक की पेंटिंग्स यहाँ पे जो है वो सुरक्षित हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट साइट। सो मध्य प्रदेश के बाद में लेट्स मूव नॉर्थ एंड हम चलते हैं द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बुजिए। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस टर्म इज ली कार्बुजिए। ये एक यूरोपियन आर्किटेक्ट थे और इन्होंने दुनिया भर में अलग अलग शहरों के जो है वो डिजाइन्स तैयार किए थे, और इंडिया में जो है उन्होंने चंडीगढ़ जो सिटी है उसको डिजाइन किया था। तो चंडीगढ़ सिटी में जो उनके डिजाइन्स वाले जो पार्ट हैं उनको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था सन 2016 में। सो दिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो राजधानी क्षेत्र जो है जहाँ पर जो सरकारी बिल्डिंग्स जो है मेनली, that is the part of this World Heritage Sites total across 13 और 14 countries, यानी कि जो 13-14 देश हैं उनमें ली कार्बुजिए ने बिल्डिंग्स बनाई थी। और जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसने इन सारी कंट्रीज में जितनी भी उसकी बिल्डिंग्स हैं ली कार्बुजिए की बनाई हुई उन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें देर आर डिफरेंट बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक एंड लेक हैं। और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है वो है कि जो पंजाब जो है उसकी जो असेंबली है वो यहीं पर है, जो सेक्रेटेरिएट है वो भी यहीं पर है, और ये जो हम देख रहे हैं पिक्चर में दिस इज द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद में एक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट होता है, दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, एक बार आप इसको गूगल करके जरूर देखें। और उसके बाद में एक ज्योमेट्रिक हिल
टावर ऑफ शेडोज। तो ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सो इन 2016 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड इट्स इम्पोर्टेंस एंड दे declared it as a World Heritage Site. So and the last site which we are going to discuss in this video are the churches and the convents of Goa, यानी कि जो गोवा में जो अलग अलग क्रिश्चियन रिलीजियन के जो चर्च हैं उनके बारे में हम देखते हैं, because they are also declared as World Heritage Site in 1986. So ये जो चर्च हैं वो गोवा के जो पोर्चुगीज रूलर्स थे, as we all know that जो गोवा है वहाँ पे पुर्तगाली कॉलोनियल्स होते थे, यानी पुर्तगाल के लोग जो है उनका साम्राज्य था। 16 से 18 सेंचुरी के बीच में इनका कंस्ट्रक्शन करवाया गया है और इनको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए इंक्लूड किया गया है बिकॉज एक चीज़ तो ये है कि जो वेस्टर्न आर्ट फॉर्म्स जो है, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता की जो आर्ट फॉर्म्स है उनका एशिया पर जो प्रभाव था, या कि एशिया में किस तरीके से जो उनको कैथोलिक मिशन है उनको स्टैब्लिश किया गया, किस तरीके से जो एशिया है उसमें क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन हुआ, इवेंजलाइजेशन यानी लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना। तो ये दो चीज़ें हैं जो दिखाती है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक इम्पोर्टेंट सेंट है फ्रांसिस्को जेवियर, यानी कि जो कैथोलिक चर्च जो होता है उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फिगर है। तो इनकी ये जो प्रेजेंस है इसकी वजह से भी जो गोवा के चर्चेज हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और ये जो चर्च जो पिक्चर में हमने दिखा रखा है इसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। So this shows the influence of the Catholic religion in Asia in the modern era. So this is what about the churches and convents of the Goa. अगली बार जब गोवा जाएं तो इन चर्च कम से कम 1-2 चर्च में जरूर होके आएं, देख के आएं कि वहाँ पर जो आर्किटेक्चरल और जो स्कल्पचरल फॉर्म्स है वो किस तरीके की हैं, कुछ पिक्चर्स जरूर लेके आएं। So this is what we have to discuss in today's video. I would like to ask you a question. Do you like such informative videos? Do you think that these videos are going to help in any way in your exams, or do you want me to make such more videos? और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही बोरिंग काम था, इस तरह की वीडियो बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए? जो भी आपको लगता है you can write that in the comment section. If you like this video, please like it, share with your friends and subscribe to the channel La Academy, La Education. Thank you.